चलो, तो बेटा एक एक्सपेरिमेंट देखो, बहुत छोटा सा आसान सा एक्सपेरिमेंट है, कैलोरीमेट्री। अच्छा, अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है किसी को? क्यों बेटा? चलो ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पर ना आइस रखी हुई है, आइस का स्लैब रखा हुआ है इसमें, जिसका टेम्परेचर है -60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -60 डिग्री सेल्सियस आइस का स्लैब रखा हुआ था। फिर क्या किया, इसे मैंने हीट अप करना शुरू किया, मैंने इसे हीट दिया। फिर इसका टेम्परेचर धीरे धीरे पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस, अभी भी आइस ही रहेगा 0 तक। हीट हम कंटिन्यू दे रहे हैं, इसमें पूरे प्रोसेस में हीट देते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें आइस मेल्ट हुआ, एक छोटा सा आइस का स्लैब बचा हुआ था, ठीक है। फिर पूरा आइस मेल्ट हो चुका था एंड देन इसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। मैंने माउस दिया है तुम्हें, ठीक है। पूरा आइस मेल्ट हो चुका था, इसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। फिर एक वेपर दिखाई दिया मुझे, इसका टेम्परेचर हो चुका था 100 डिग्री सेल्सियस। फिर यहाँ पर बहुत सारे वेपर हो गए, धीरे धीरे हीट में देते ही जा रहा हूँ, इतना सा पानी बचा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। ठीक, ये कहानी हुई पूरी। वापस आ जाएगा, आएगा तो नीचे होगा, हो सकता है इसमें यार नीचे आता है, किसी पढ़े लिखे को देते ना यार माउस। हम्म, चलो आएगा तो कर देना एडमिट, ठीक है। यूवी आया, क्या करने का? नहीं नहीं, आ जाता वो, उसमें अगर ब्लॉक कर दें या फिर वैसा कुछ कर दें ना तो होता है वो, या सस्पिशियस लगता है ना कोई तो होता है। तो बेटा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक हीट दिया अपन ने तो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक हीट दिया तो क्या हुआ? आप नोटिस करो, टेम्परेचर में चेंज हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज हुआ। फिर उसके आगे हीट दिया तो क्या हुआ? फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है इसकी, क्लिक कर दो बस। फिजिकल स्टेट चेंज हुई, देन फिर टेम्परेचर बढ़ा, देन फिजिकल ऑल्सो फिजिकल स्टेट चेंज होनी शुरू हुई, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। अब यार ये कहानी समझ में आ नहीं रही यार कुछ, मैं हीट दे रहा हूँ तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है, हमें कुछ समझ आ नहीं रहा था। तो पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 2 ग्लास ऑफ वाटर है आपके सामने, 2 ग्लास ऑफ वाटर हैं, एक का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, एक का है 40 डिग्री सेल्सियस। आपको नहीं पता कौन से में 20 है कौन से में 40 है, कैसे पता कर सकते हो? आराम से ग्लास पकड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम आ रहे हो क्या अभी? वापस जा रहे हो? चलो देख लो जैसा भी हो, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर, ऑनलाइन देख लेना करो तो 20 डिग्री से 40 डिग्री तक टेम्परेचर, तो क्या हुआ, आपने इजीली इसको सेंस कर लिया, आपने आराम से ग्लास को पकड़ा, सेंस कर पाए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर आप सेंस कर पा रहे हो ना तो इसे कहा जाता है सेंसेबल हीट। नॉनसेंस,
सेंसेबल हीट। ये कैसे सेंस किया आपने? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर से चेंज किया, किसको ज़्यादा हीट दी गई होगी, ठीक है ना, तो आपने इसको सेंस कर लिया, तो ये सेंसेबल हीट। बट आपके सिलेबस में ना सेंसेबल वर्ड यूज ही नहीं किया गया, तो आप लोग डायरेक्ट क्या बोलोगे इसे? सिर्फ हीट बोलना। इन लोगों ने सेंसेबल वर्ड आप लोगों से यूज नहीं किया, तो आप लोग क्या बोलोगे? सिर्फ हीट। लेकिन ये हीट है क्या? ये हीट एक अलग ही चीज है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आगे चल के, ठीक है। अभी हीट क्या है इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अब एक गजब की ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर तो मैंने बताया, इसका टेम्परेचर और हीट दी तो क्या होगा? पानी बन चुका है, देखो बहुत सारा, कितना बढ़ गया होगा? थोड़ा सा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर यहाँ पर 40 हुई, यहाँ पर 100, और यहाँ पर ये क्या हो गया? तो देखो यहाँ पर हीट दो काम कर रहा था, क्या? टेम्परेचर चेंज, फिजिकल स्टेट चेंज। तो जब जब फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा था ना, तब तब टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने दो कैटेगरी की हीट बनाई। एक कहलाई सेंसेबल हीट, जो सेंस कर पा रहे थे आप, ठीक है। और इसमें सेंस कर पाओगे क्या? नहीं, टेम्परेचर चेंज तो है ही नहीं। तो इस वक्त जो हीट दी गई उसे कहा गया लेटेंट हीट। ये नाम आपके सिलेबस में है, लेटेंट हीट, ठीक है। उसके लिए सिर्फ हीट वो यूज किया गया, और इसके लिए लेटेंट हीट। क्या दोनों नाम समझ आए? इजी है। तो पहले सेंसेबल हीट का क्या काम है? सेंसेबल हीट का क्या काम है? चेंज द टेम्परेचर। और लेटेंट हीट का चेंज द फिजिकल स्टेट, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट में चेंज करता है। दूसरी बात, जिस वक्त फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा हो उस वक्त टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। एक वाटर ड्रॉप आ गया और पूरा आइस बचा हुआ है, थोड़ा सा भी आइस बचा हुआ है, तब तक इसका टेम्परेचर क्या बना रहेगा? 0 डिग्री। सर हमारे घर में करते तब तो ऐसा नहीं होता। हमारे घर में हम यूनिफॉर्म हीट नहीं दे सकते, हम सिर्फ एक डायरेक्शन से हीट देते हैं। हमारे घर में नीचे भगोनी के नीचे से आग लगा दी, हीट दे दिया। ये यूनिफॉर्म हीट देने का सिस्टम है, चारों तरफ से यूनिफॉर्म हीट दे रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म हीट सप्लाई कर रहा है, ये लैब का सिस्टम है। क्लियर? यूनिफॉर्मली हीट सप्लाई है। कहानी समझ आई? सेंसेबल हीट को शुरू करें पढ़ना, क्या होता है? क्लियर हुआ? तो पहली बात तो हीट क्या होता है ये समझते हैं। व्हाट इज हीट? देखो, एक तो बहुत बेवकूफ़ सी बात सबको पता होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, इतना ही बोल के लोग चुप हो जाते हैं, इसके बाद बोलने का समझ ही नहीं आता। तो देखो, मैं आपको चीज़ बताता हूँ एक। अब आप एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो, नॉर्मल मैकेनिक्स से थर्मोडायनेमिक्स की तरफ, ठीक है। एक नई चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। आपने नॉर्मल मैकेनिक्स में एक चीज़ पढ़ी थी, एनर्जी का ट्रांसफ़र, या आप लोग इसे काइनेटिक एनर्जी बोल दिया करते थे। ये नेट वर्क डन के बराबर होता था, टोटल वर्क डन। यही पढ़ा था आपने, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव, सब कुछ पढ़ा था। यानी वर्क एक रीजन था जो एनर्जी में चेंज कर रहा था, या एनर्जी के ट्रांसफर का एक मीडियम था वर्क। और अब एक दूसरा मीडियम पढ़ रहे हो एनर्जी के ट्रांसफर का, वो है हीट, ठीक है। एक मोड तो क्या था, एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? वर्क के थ्रू। और दूसरा मोड है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, हीट। याद रखोगे? तो हीट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब बोलो तुम्हारी डेफिनेशन क्या रटी है तुमने? नॉन मैकेनिकल। क्यों नॉन मैकेनिकल बोला अपन ने?
इट इज नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट का मतलब सिंपल सा ये है, मैंने हीट दिया मतलब क्या किया, एनर्जी का ट्रांसफर किया है बस। हीट खुद कुछ नहीं है, आप ये समझो, ये सिर्फ क्या है, एनर्जी के ट्रांसफर। जैसे वर्क पढ़ा था ना अपन ने, वैसे ही हीट है। क्लियर? तो पहले तो आगे समझते हैं इसमें, ये तो हटा दूं वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं सेंसिबल हीट पहले, तो सेंसिबल हीट में इसका सिंबल होता है क्यू। क्यू सिंबल यूज करने वाले हैं, तो बेटा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, क्या आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे, चेंज इन टेम्परेचर के होगा क्या, और भी किसी चीज पे प्रोपोर्शनल होगा क्या? रुक जाओ, बोलो मत, देखने दो। हाँ, और भी किसी चीज पे डिपेंड करेगा? रुक जाओ, एक काम करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर तो आपको बड़ी इजीली पता चल गया कि भाई एक ग्लास था जिसमें 10 डिग्री पे पानी था, एक बार मैंने 40 तक किया, एक बार 60 तक किया, तो बताओ किस में ज़्यादा एनर्जी दी, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यानी पहला तो आपको समझ में आ गया। फिर मैंने क्या किया, 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर में 100 ग्राम पानी रखा और एक में 10 केजी रख दिया पानी। दोनों में टेम्परेचर चेंज सेम किया है, सेम टेम्परेचर चेंज है, हीट किसे ज़्यादा देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली सोचो। 100 ग्राम पानी करने में ज़्यादा, गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर 10 किलो को? यानी कि मास पे भी डिपेंड कर रहा है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा हीट देना पड़ा मुझे, है ना? तो Q इज प्रोपोर्शनल टू M, मास पे भी प्रोपोर्शनल है। तो यार प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाओ, दोनों को साथ में रखते हैं। Q इज प्रोपोर्शनल टू, पहले तो हो गया M डेल्टा T, फिर कांस्टेंट लगाए, इस कांस्टेंट को बोलेंगे अपन, एक नाम देंगे, फिलहाल मैं बोल रहा हूँ C डेल्टा T। C इज नोन एज हीट कैपेसिटी, अभी नहीं, अभी हीट कैपेसिटी है ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है केमिस्ट्री में, वहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर कुछ और पढ़ा था, वहाँ पर तो आपने डायरेक्ट MCV डेल्टा T पढ़ लिया था। ठीक है, अभी CV तक आने में बहुत टाइम है, पहले MC डेल्टा T पे आओ। ठीक है, तो ये कहलाता है हीट कैपेसिटी, अभी ये हीट कैपेसिटी है। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। तो ये तो हो गया हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ये हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, ऑन अ गिवन प्रेशर कांस्टेंट है। पर अगर मैं बोलूं इफ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन हो। दूसरा, यूनिट मास की जगह मैं चाहूँ तो 1 किलो बोल दूँ या 1 ग्राम मास भी बोल सकता हूँ, SI और CGS यूनिट पे है, या फिर यूनिट मास भी बोल दो, तो 1 kg मास ले लूँ इफ M इज इक्वल टू 1 kg और चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन। तो मतलब समझो 1 kg मास का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड थी, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। क्या ये बात समझ आई, क्या कहा मैंने? 1 किलोग्राम मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड थी, वही क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास की वैल्यू फिक्स कर दी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास फिक्स नहीं है तो हीट कैपेसिटी। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? क्यों कहा इन दोनों की वैल्यू 1 1 रखो तो Q बराबर C बन गया, तो हीट बराबर स्पेसिफिक हीट, बस। तो मैंने क्या कहा, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 केल्विन फॉर 1 किलोग्राम मास इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। अब क्लियर हुआ? चाहो तो लिख सकते हो डेफिनेशन, और अब ये कहानी लिख सकते हो आप। जूम आउट करूं?
ये कहानी अगर तुम लोगों को बनानी हो तो बना लो, यही तो समझाती है नेक्स्ट टाइम कॉपी में। अच्छा, अब मेरे को एक बात पूछनी थी तुम लोगों से कि अब 1 महीना आज फिक्स हो गया है। मैंने तुम लोग को जस्ट क्रॉसिंग द पेजेस वाला गेम बताया था, कितने बच्चों ने किया ईमानदारी से? हम्म। अच्छा, अब जिन लोगों ने किया है क्या उन लोगों को कोई बेनिफिट दिख रहा है? करना रेगुलर करना है लेकिन उसको, अब वो जल्दी भी हो रहा है और सब कुछ दिमाग में छपा हुआ है। हाँ, वो किसी भी सब्जेक्ट में करो, मैंने जो कहा ना, ये बहुत गोल्डन रूल है, करके तो देखो। अब एक एक चीज आपको दिमाग में छपी हुई होगी, तो वही चाहिए था। और क्या अब इसमें मेहनत लग रही है? नहीं, क्या मेहनत है? मैंने कहा था शुरू में तो 7 दिन तक तो बहुत परेशान हो गए, क्या काम पकड़ा दिया है पागल जैसा। वैसे मैंने ये बहुत पहले भी बोला हुआ है, पर इसका बहुत इफेक्ट होता, बहुत इफेक्टिव तरीका है ये किसी भी चीज़ को सीखने का। क्या मनस्वी ने तुम्हारे फ़ोन का जवाब नहीं दिया? तुम बात कर रहे थे, क्या हुआ? नोट, तबीयत खराब होगी उसकी, कल भी बीमार बीमार सी थी ना वो। ना, वो बीमारी होगी वो, कुछ तो मौसम की वजह से है। जैसे कुछ हमारे दोस्त स्वेटर पहन के एसी भी चलवाते हैं। फिर इसकी यूनिट और डायमेंशन निकाल के बताओ मुझे फटाफट, सी की। हीट की बेटा वही होती है जो एनर्जी की होती है, जूल। हाँ, तो हीट की यूनिट जूल है। वो तो तुम्हें निकालना पड़ेगा, वर्क की जो होगी वही उसकी होगी। वर्क का फॉर्मूला कोई सा भी जानते हो, उससे निकाल लो। फंडामेंटल क्वांटिटी है, लास्ट क्लास में बात की थी हम लोगों ने। टेम्परेचर स्केल बढ़ा दिया ना तुम लोगों को मैंने। फंडामेंटल क्वांटिटी स्केल तो अलग ही यूनिट है, केल्विन। मैं मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा तब देखूंगा। ठीक है, बना के देखूंगा भी। सी के डायमेंशन और यूनिट। तुम्हें क्या हो गया आजकल सुबह का क्लास का? अभी शुरू में नहीं है, अभी पढ़ेगी का केटीजी में कल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत रोने वाला चैप्टर है वो, देख लेना, देख लेना तो। निकाल लिया सब, मैं करूँ सॉल्व?
चलो तो पहले तो यूनिट बनाते हैं। तो सी की यूनिट बनी जूल पर, देखो मास था तो केजी, और चेंज इन टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो। तो अब जूल के लिए मैं जो डायमेंशन बनानी है, तो जूल के लिए जो फॉर्मूला होता है न्यूटन इंटू मीटर ही होता है आई गेस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L2 T-2 अपॉन के जी की डायमेंशन हो गई m1 और इसकी हो गई k1। आपने सॉल्व किया इसे डिवाइड में, तो ये बना m0 L2 T-2 k-1। m चाहो तो गायब भी कर सकते हो इसमें से, ठीक है। तो L2 T-2 k-1 ये इसकी डायमेंशन बनी। और यूनिट इसके लिए जो अच्छा, हीट की जो कहानी पढ़ रहे हो ना, मैंने आपको बताया कि ये बहुत पुराने टाइम की चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। हीट वगैरह के बारे में जब स्टार्टिंग हुई ना, बहुत पहले के टाइम पे स्टार्टिंग हुई, तो उन्होंने इसकी एक अलग से यूनिट और रख दी थी, कैलोरी। तो हीट की एक यूनिट और होती है कैलोरी, इसके बारे में बात करेंगे अपन। मुझे तो लगा तुम लोगों ने क्या रखा, मैंने चला दिया। हाँ, शौर्य तो सफ़र करता ही है यार। बेचारे ने वहाँ पर जो चिपकाया, कितनी मेहनत का काम है, कितनी मेहनत का काम है। ऐसे हर कोई कर सकता, तुम लोगों ने किया, किसी ने आज तक नहीं किया, ये कर देता है बस। और अब तो ये भी मेहनत नहीं है, शीट लानी है, तो वहाँ पर ये उतरी हुई शीट पड़ी, वो डायरेक्ट चिपकाया जा सकता है। उसके अलावा ये पड़ी शीट, टेप किसी ने मना कर दिया हो तो बताओ, नीचे रखा है बस। तुम लोग नहीं कर पाए, इसकी विल पावर देखो, इसने एक बार में कर दिया। ये नहीं होता तो कैसे होता बताओ, सिर्फ शौर्य, ओनली ही कैन। और मैं आज बोल रहा हूँ, देखना अगली क्लास में भी नहीं होगा, लिखवा लो मुझसे। और आज मैं किसी और को जाके बोल दूंगा, देखना आज क्या चिपक जाएगा। इतनी मेहनत करके 6 महीने बाद लेके आई, ये भी तो बोलो, पूरी बात बोलो। चलो, फिर मैंने दूसरे को बोला, उसने सेम डे बेचारी लेके आई खरीद के और लाके चिपका दिया। अक्षिता, हाँ। फिर ये बोलता है कल मैं भी खरीदते ले आया था। मैंने उसी दिन तुम्हें कहा था कि मैं करवा दूंगा, देखना काम। चलो, तो बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस करें, इजी इजी से। चलो तो इसके क्वेश्चंस देता हूँ मैं। इसके क्वेश्चन इजी से आते हैं कैलोरीमेट्री के। एक्चुअली मैं लेटेंट हीट भी पढ़ा देता तो अच्छा रहता, मिक्सिंग के क्वेश्चन आते दोनों के। आज परफेक्ट गोइंग टाइम है, अगली क्लास में रोगे, ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ाऊंगा ना। उसमें वही तो पढ़ा था, मेरी फ़ोटो जो मिली। क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये मेरे पास भी रखा हुआ है चीज़। तो ये क्या घर से लेके आया ये?
सही काम सीख लिया इसने, सही काम सीख लिया, फ्यूचर सिक्योर है। द टेम्परेचर ऑफ सिल्वर, द टेम्परेचर ऑफ सिल्वर बार raised by 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, when it absorbs 1.23 1.23 किलो जूल ऑफ एनर्जी by heat, the mass of bar is 525 gram, 525 ग्राम, 525 ग्राम, ठीक है। 25 स्क्वायर माइनस 100, 525 ग्राम। डिटरमाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर। अच्छा, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें और बतानी है, ये नोट कर लो फिर बताऊंगा। आपको वाटर की और आइस की स्पेसिफिक हीट याद रखनी है हमेशा। वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस वाटर की, और आइस की होती है 1/2। कम, इसमें कुछ श्योर नहीं कह सकते तुम। 1/2 या 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, आइस की 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये बेटा CGS यूनिट है, ठीक है। और वैसे स्टीम की लिखना चाहो तो लिख लो, 0.48 होती है। ये क्वेश्चन में कई बार नहीं देगा, कई बार दे देगा, कई बार नहीं। 8 आइस 0.5। ये याद रखना है इसका ना, स्पेसिफिक हीट है ये। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें मास दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है और डेल्टा टी दे रखा है, सीधे सीधे सी निकालना है। 123 आ रहा है नहीं, 234 आएगा आंसर।
कैलकुलेशन आएगी इसमें, कैलकुलेशन। नहीं, ना 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 ना, कैलोरी अलग चीज़ है, कैलोरी जूल से। 234 ठीक है, अराउंड चलेगा। नहीं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन तुम दोनों में से लो, डेल्टा टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा टी तो सेम ही रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर है ये, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में भी उतना ही होता है जितना डिग्री सेल्सियस में होता है, ये चेंज इन टेम्परेचर है ना, ये दोनों में सेम आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री केल्विन, 10 केल्विन। हाँ चल जाएगा, ऑप्शन में वेरिएशन मिलेगा, इसके में डिस्टेंस मिलेगा। अब डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस कितना प्रिसाइज जाना है। पता चले दूसरा आंसर दे रखा है 2340, तब तो कॉमन सेंस है ना। क्या हो गया, क्यों लड़ मरे? क्या है 234 कैलकुलेशन करना, बस वैल्यूज पुट करनी है तुमको। ध्यान रखना टेम्परेचर को चेंज मत करना, केल्विन में खुद ही केल्विन है, चेंज इन टेम्परेचर ही तो है ये, तो केल्विन में भी उतना ही होगा जितना डिग्री सेल्सियस में होगा, तो डेल्टा टी 10 ही आने वाला है। 234 234 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। किलो जूल, हाँ तो सही किया, तो फिर किलो जूल क्यों ला रहे हो? चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फालतू था, कैलकुलेशन है घर जाके कर लेना। मैं डेटाज बता देता हूँ कैसे क्या करना है, इधर देख लो, इधर इधर इधर, ये फॉर्मूला चिपकाना है अपन को, C इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी, गिवन डेटाज देखो, क्यू कितना दे रखा है आपको 1230 जूल्स, किलो जूल में गिवन था ना, मास दे रखा 525 ग्राम, तो मास दे रखा 0.525 kg, और डेल्टा टी आपको दे रखा है 10। अब चाहो तो आप इसको डिग्री सेल्सियस बोलो या इक्वल टू 10 केल्विन बोलो, क्योंकि डेल्टा टी है, टी होता तो चेंज करते हैं ना, डेल्टा टी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों टर्म्स में 273 ऐड करोगे फिर सेम ही चीज़ माइनस करोगे, प्लस माइनस में सेम ही आना है, ठीक है, इसलिए इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेंज इन टेम्परेचर में फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर में पड़ता है, अगर टी होता तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता, बस वैल्यूज चिपका दो। तो क्या करना था, 1230 डिवाइडेड बाय 5.25 और सॉल्व कर लो, तो ये मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करके आ रहा है 234 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। बेटा 10 से मल्टीप्लाई हो क्या 5.25 होगा ना, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई भी तो हुआ डेल्टा टी, ठीक है, इजी सिंपल। करूँ सॉल्व करके बताऊं, ऊपर 100 लगा देते हैं, 25 से काट देते हैं, 21 बार कटेगा, करूँ? चलो हटा दिया हटा दिया हटा दिया, वो गलती से आ गया था, वो गलती से आ गया था, नहीं टाइपिंग एरर नहीं था वो, एक्चुअली में क्या उन्होंने पुराना उठा के वो दूसरे पेपर एग्जाम्स का उठा के उसमें चिपका दिया एज इट इज़ गाइडलाइंस, तो बाकी पेपर्स में तो अलाउड होते हैं, इसमें नहीं होता है, इसमें आ गया। एनटीए और भी कई एग्जाम्स कराते हैं जिनमें कुछ में अलाउड होते हैं। चलो आगे बढ़ें।
अच्छा, यूनिट कन्वर्जन बताना है मुझे आपको, है ना। तो देखो, लिखो 1 जूल में कितनी कैलोरी। हम्म एग्जैक्ट वैल्यू तो वो होती है, हाँ। वैसे 4.2 बोलते हैं अपन। तो 1 जूल की जगह ना तुम लोग 1 कैलोरी में लिख लो। तो 1 कैलोरी इक्वल टू लिख लो 4200 जूल्स। अप्रॉक्स वैल्यू तो ये होती है, वैसे होती है 4184 जूल्स, 84 जूल्स। बाकी 4200 जूल्स भी बोल सकते हो। हाँ, तो मैं एग्जैक्टली मतलब यही लेके चलना, 4200। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल, और इक्वल टू में लिख सकते हो 4184 जूल, क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू तो 4184 होती है, पर हम इसे अप्रॉक्सीमेट में क्या लेते हैं, 4200। दूसरी बात, ये टर्म कैलोरी कहाँ से आई ये जानते हो? क्योंकि मैंने क्या बताया, ये सबसे पुरानी रिसर्च है, तो वाटर पे की गई थी। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट जितनी थी उसे 1 कैलोरी कहा गया था। तो बाद में जब इसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया तो ये टर्म निकल के आया कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 4184 जूल्स होती है। ठीक है, इजी। तो इसलिए ये टर्म नहीं आ गई थी कैलोरी। चलो अब इस पर लेटेंट हीट बता के कहानी फ्री करता हूँ। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है लेटेंट हीट। हाँ बेटा। नहीं नहीं, है डिफिकल्ट है। ये पूरा टॉपिक ही ऐसा ही है। आपको पता है ये आपके 11th के सिलेबस में डाल रखा है, नहीं तो ये सिलेबस एक्चुअली में 9th 10th के सिलेबस का टॉपिक पढ़ रहे हो। हाँ, 9th में कहा था तुम लोगों के सिलेबस में, है ही नहीं। कहाँ पढ़ा? अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसमें लेटेंट हीट पढ़ाया हुआ है। अच्छा अच्छा। वैसे ये टॉपिक फिजिक्स में सिर्फ पढ़ा है इसलिए जा रहा है ताकि तुम लोगों को केमिस्ट्री में हेल्प मिल सके। उसमें पढ़ते हो ना सारी एनर्जी और ये सब लेटेंट हीट। चलो, तो लेटेंट हीट क्या होता है बेटा? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए अपन ने काम में लिया था। तो यार ये लेटेंट हीट, इसके नीचे चाहो तो सिंबल एल लगा सकते हो, क्यू एल। ठीक है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? प्रपोर्शनल टू, तो पहला तो मैं मेरे दोस्त ने बताया कि सर मास पे करेगा, और नहीं बेटा, मास आ गया मतलब वॉल्यूम आ गया ना, टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा इसमें, तो बस खत्म। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा तो यही अकेला है, कांस्टेंट लगा दो, एम एल। ये होता है, एल क्या है यहाँ पर, लेटेंट हीट कांस्टेंट। ठीक है, इसे अपन ने कांस्टेंट रखा, तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम एल। और क्या पढ़ लिया तुमने? दोनों ही मास डिपेंडेंट है, देखो। स्पेसिफिक हीट जो तुमने फार्मूला पढ़ा ना वो मास, देखो हीट कैपेसिटी मास डिपेंडेंट होता है, और लेटेंट हीट तुम एल की बात कर रहे हो तो ये भी मास डिपेंडेंट है यार, कैसे नहीं है। देखो एल इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू एल बाय एम। ठीक है, यूनिट क्या बनी इसकी, जूल पर केजी, या फिर कैलोरी पर ग्राम।
अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं बताता हूँ। एल बेटा लेटेंट हीट कांस्टेंट बोलो तुम, बेस्ट है। अच्छा ये भी ना अलग अलग फिजिकल स्टेट्स पे कांस्टेंट अलग अलग होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न अलग होता है, ठीक है। तो ये देखेंगे अपन, ये सब अलग अलग होता है। चलो क्वेश्चन उठाते हैं, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, ज़्यादा लोचा में पढ़ने का इच्छा नहीं। वाटर के लिए इसको भी याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें, वैसे तो वाटर का केस ही अलग है ना, मैंने यही तो कहा। वाटर के लिए क्योंकि सारी रिसर्च वाटर के लिए की गई थी, तो इनका ये मानना है कि वाटर के लिए तुम्हें आता ही होगा। दे दिया दे दिया, नहीं दिया तो याद रखो। वैसे लेटेंट हीट तो दे देते हैं, दया देखी है मैंने हमेशा। हाँ वैसे लिख लो तुम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है वाटर का, वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 8 इंटू 10 तस्वीर फ्यूज़न 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर 336 किलो जूल पर केजी। परफेक्ट ऐसा यूनिट में बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 336 इंटू 10⁻³ जूल्स पर केजी, ठीक है। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना तुम्हें, तो परफेक्ट ऐसा यूनिट में तो ये होता है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिख लो, या स्टीम बोल सकते हो, ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। 540 कैलोरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एल के नीचे वी लगा देते हैं, फ्यूज़न के लिए एल के नीचे एफ लगा देते हैं, फ्यूज़न हो गया वो, ठीक है। जैसे मैंने क्यू के नीचे एल लगाया था ना, वैसे ही इसमें एल के नीचे वी लगा दो। हाँ वेपराइजेशन वाटर का ही होगा ना, हाँ ठीक है। ऐसे एल और नीचे वी, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, एफ लगा दो। पढ़ा था, यही तो पढ़ा था तुम लोगों ने सिंबल, कैलोरी पर ग्राम। वो तो देखने वाले पर डिपेंड है, एफ को भी ऐसे ही पढ़ लेगा वो। स्टीम भी लिख सकते हो। चलो तो लिखो 540 कैलोरी पर ग्राम, वेपराइजेशन बता रहा हूं, इक्वल टू 2260 या 226 भी, चलो 2260 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी। लेकिन इसकी एक और यूनिट बड़ी फेमस है, वो भी एक और यूनिट लिखो वेपराइजेशन में, लिखो 40.8 40.8 40.8 इंटू 10⁻³ केमिस्ट्री में यही वाली बार बार मिली होगी तुम लोगों को। 40.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, केमिस्ट्री में यही वाली यूनिट देते हैं 40.8, और यही केमिस्ट्री वाले तो बोलते हैं, याद रखो, वाटर के लिए याद रखना पड़ता तुम्हें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पकड़ते हैं आसान सा, क्या बेटा सब याद है? कहाँ अगर आप पहुंच रहे हो, क्या हो गया? हाँ केमिस्ट्री के तो मास्टर है, वैसे सब कुछ याद रहता है इसे। देखो बेटा इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एक आइस स्लैब दे देगा और बोलेगा उस आइस स्लैब पे मैंने मतलब उसका मास दे दिया आपको, और उस पर बोलेगा कि मैं इसको डेटा को ना वेरिएबल की फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूँ, फिर कभी डेटा मिले तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेना।
क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि एक m1 मास का आइस स्लैब था, ठीक है, m1 मास का आइस स्लैब था, इस पे कहीं से लाके गर्म पानी डाल दिया, कितने मास का, m2 मास पानी डाल दिया, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर था ना इनिशियली वो था T1, इसका जो टेम्परेचर था वो था T2, ठीक। इसका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है वो आपको LF दे रखा है, और इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो C दे रखा है वाटर का, ठीक है। आपसे बोलेगा कि बताओ नया टेम्परेचर क्या बनेगा, या तो ये दे देगा, या फिर इस आइस की जगह लेट अस सपोज कि वो वाटर ही दे देता है, वाटर ही दे देगा, पहले से पानी रखा होता इतने टेम्परेचर पर, उसमें मैंने नया पानी इतने टेम्परेचर पर डाल दिया, तो बताओ क्या होगा। तो वाटर वाला केस करवाऊँ, ज़्यादा आसान है, तो मैं इसकी जगह वाटर वाला ही केस करा देता हूँ। कंसेप्ट एक ही समझ में आ जाएगा। तो पहले से वाटर था, और इस सी भी हटा देते हैं, यहाँ पर सी ही रहेगा, C2 तो क्या आएगा, सी ही रहेगा, दोनों वाटर हैं। या कोई दूसरा मान लेते हैं कि इसमें ऑयल रखा था, इसमें वाटर था, तो इसको C2 नाम दे देता हूँ, इसको C1 नाम दे देता हूँ, कन्फ्यूजन दूर। अब दोनों का टेम्परेचर बढ़कर दोनों का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा लेट अस सपोज T, और इसका भी हो जाएगा T फाइनल। आप नोटिस करो इसका टेम्परेचर बढ़ा है और उसका कम हुआ है, यानी इसने अपनी हीट इसको दे दी होगी, जितनी हीट इसने दी होगी उतनी इसने एक्सेप्ट की होगी। ये दो बात समझ आई। यानी इसके लिए हीट में चेंज निकालते हैं Q1 के लिए, या इसके लिए Q1 कितना होगा, मास दे रखा है अपन को M1 C2, इसके लिए C2 लो, इसके लिए C1 ले लो, कंफ्यूजन होगा ना, इसके लिए C1 डाल देते हैं। तो M1 C1 और फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है T माइनस T1, ठीक है। इसके लिए हीट चेक करते हैं Q2, वो कितना आएगा M2 C2, फाइनल टेम्परेचर T इनिशियल T2, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, T2 ज़्यादा था T1 कम था, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, दोनों प्लस के लो और अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करना हमेशा, ठीक है। तो माइनस की झंझट खत्म रहेगी। तो इसको T2 कर देते हैं और इसको T रहने देते हैं। समझ आया क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि माइनस नहीं आना चाहिए। अब जितनी हीट इस बेचारे ने दी होगी उतनी तो उसने एक्सेप्ट करी, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, बात खत्म। दोनों को बराबर करो, कोई एक डेटा पूछेगा, क्वेश्चन खत्म। यही तो है कैलोरीमेट्री। हाँ हाँ, तो कैलोरीमीटर यही तो था, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, वही तो पढ़ रहे हो तुम। क्लियर हुआ हाँ या ना बेटा? ठंड में ध्यान रखोगे तो फिर यहाँ कहाँ ध्यान रहेगा। आया है वो, गया कहीं चला गया, देखते हैं, अभी देखता हूँ। चलो समझ में आया। ओके। नहीं, एक्चुअली में वो प्लस और माइनस क्यों आया मैं अभी आपको बताना चाह नहीं रहा था। अगर बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट निकला सिस्टम से, दोनों का प्लस माइनस का चेंज आता था, वो उस वजह से आया। वो केमिस्ट्री में आता है, फिजिक्स में अलग है। वही चीज़ है। आई गेस समझ में आ गया हो क्या कैलोरीमीटर? क्लियर है? आज अगर तुम लोग टाइम से आए होते तो मैंने हीट ट्रांसफर में कंडक्शन पढ़ा दिया होता आज। सबको कल पीडीएफ से तुम लोगों ने क्वेश्चंस किए होंगे।
मैंने बोला था सब में से एक एक क्वेश्चन करना। उनका वो पहला पहला उसके लिए पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन बनाते तुम्हारे उसका एलियन का क्या चल रहा है? एलियन कहाँ तक पहुँचा? समझ में आ रहा है वहाँ पर? वो क्या है, थोड़ा सा वे गलत उठा लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको। क्या होता है कि उनकी, वो टीचर्स की गलती नहीं है। वो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि उन्हें टॉपर चाहिए, बस रैंक चाहिए। तो वो, तो ये समस्या सिर्फ तुम्हारे साथ है, क्लास में सबके साथ है? फिर एलन का टेस्ट दिया इस बार, तो उसमें क्या रहा? क्वेश्चंस हुए कुछ? नहीं, मेरे को तो आइडिया है क्या होता है, मुझे वैसे तो आइडिया है क्या होता है। नहीं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब क्वेश्चंस हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे उसमें? अब हो पा रहे हैं ना उनके क्वेश्चंस? बस वही चाहिए, कुछ तो करना सीखे हम उसमें। मेन क्या, 11th में तुम्हारा मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, एनएलएम, वो छूट गया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है, बहुत लेट हुए थे तुम आने में। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एनएलएम। अगर एनएलएम सीख लिया और एक तुमने प्रोजेक्टाइल सीखा होता, तो ये दो चीज़। तो वो मैंने शुरू में जब एनएलएम पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले मैंने ये वार्निंग दे दी थी सबको, एनएलएम ना छूटे। जिसका एनएलएम छूटा उसका खेल खत्म है। और तुम लग सोचो, तुम जब आए थे उसके एक दिन पहले एनएलएम इन लोगों को पढ़ा के मैंने ख़त्म किया था। आप लोगों को सुबह पढ़ाया था ना मैंने, वापस पढ़ा के ख़त्म किया था। अब सुबह तुम्हारा प्रॉब्लम रहता है, क्या करें, सुबह बुला नहीं सकते थे। बेटा अभी तो अब रहने दो, अभी तो रहने दो, फिर देखते हैं बाद में। नहीं, वैसे तो दिखाओ तो ठीक है, वरना एक होम रेमेडी बता देता हूँ। गीजर होगा ही घर में, गर्म पानी करके निकालो, थोड़ी देर पैर डुबा के रखो, ठीक है। तो इसका ये तरीका होता है कि हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाओ। खाने का मतलब ये नहीं कि रोटी खाओ, कोई भी फ्रूट, कोई भी फ्रूट। हाँ, हाँ तो फ्रूट खाओ, हर 2 से 3 घंटे के गैप में कुछ ना कुछ खाना ही खाना है, बस फ्रूट पे, लेकिन फ्रूट ऑनली। हाँ हो सकता है B12 की कमी हो, तो कोशिश करो दवाइयों पे डिपेंडिंग ना हो, नेचुरल चीज़ों से ही अगर वो चीज़ हो पाए अच्छा तो अच्छा है। चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का काम डन है। एक छोटी सी चीज़ और है वैसे बताने के लिए, तुम लोग चाहो तो बता देता हूँ। वाटर का एक बिहेवियर होता है, सबको पता होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने। वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे अपना मैक्सिमम एक्सपेंशन दिखाता है। ये वाटर का बिहेवियर होता है, सब एलिमेंट्स के अलग अलग होता है, वाटर के लिए अकेला ही होता है। ये बस एक ही टेम्परेचर याद रखना, 4 डिग्री सेल्सियस, इस पे वो मैक्सिमम एक्सपेंड कर जाता है। इसीलिए जो ठंडे जगह होता है ना, वहाँ पर अगर पाइप में पानी भरा हुआ है तो पाइप फट जाता है वो, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मैक्सिमम एक्सपेंड कर जाता है, इसलिए। बहुत सारे एप्लीकेशन।
मतलब कि रात में पानी डालते हैं खेतों में फिर खेतों में रात को ही पानी डालते हैं। और जो पैन होते हैं उनका, हाँ सॉस पैन जो होता है उसमें आई थिंक नमक या फिर उसका जो वो होता है नीचे का बेस होता है वो मोटा क्यों होता है पतला होता है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पर समझ नहीं है मेरे को। चलो टीचर मतलब अच्छे थे आपके। नहीं चलो नहीं नहीं, आपने अलग बोल दिया, वो अच्छी थी, बुक में लिखा था ये सारे भी अच्छे थे लेकिन वो पीसीबी वाले थे ना इसकी, पीसीबी वाले थे ओके चलो, मैं नई यूनिट की तरफ बढ़ूँ। लिखो, अब ये बड़ी यूनिट है। अभी तक सारी छोटी छोटी यूनिट अपन ने कवर करी। कौन कौन सी कवर किया अपन ने? थर्मोमेट्री कवर किया, थर्मल एक्सपेंशन कवर किया। हाँ वो थर्मोमेट्री में ही आ गया। और एक तीसरा दूसरा थर्मल एक्सपेंशन और तीसरा कैलोरीमेट्री। ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स थे। अब है बड़ी यूनिट, हीट ट्रांसफर। ये बड़ी यूनिट भी है और गंदी यूनिट भी है। ये लिटरली गंदी यूनिट है। तुम लोग थोड़े टाइम में समझ जाओगे मुझे। यूनिट ही पूरी। हाँ लेकिन मैं ये कह सकता हूँ समझ में पूरा आएगा। तुम लोग को अब एहसास होगा कि फिजिक्स क्या होती है यहाँ से। हाँ हाँ, अच्छा सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पता चल गया था। यहाँ पर हर पॉइंट पे आप लोग को एहसास होगा। समझ में तो आ रहा है सर, फालतू वो डरा रहे थे। हर पॉइंट पे यही एहसास होगा। क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, क्वेश्चंस तो और आराम से हो जाएंगे इसके। देखो आप लोगों को एक टॉपिक मैंने स्किप कर दिया है, नहीं पढ़ा है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो और मज़ा आता अभी। वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है लेकिन उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो फिर दिमाग खराब होता है, क्या करवा रहे हो अजीब सी चीज़। तो इसलिए मैंने उसको स्किप ही कर दिया। मैंने डायरेक्टली समझा दिया तुम लोगों को। चलो, टॉपिक का नाम है बच्चों हीट ट्रांसफर। यार हीट ट्रांसफर तो हो रही है, एनर्जी अपन ने समझ लिया क्या है। एनर्जी का ट्रांसफर हीट ट्रांसफर है, लेकिन हीट का ट्रांसफर होता कैसे है? तो इसके तीन रास्ते होते हैं। हीट के ट्रांसफर होने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। अब मैं अपना इतिहास बताता हूँ आपको। इस टॉपिक पे एक किताब पढ़ी हुई है पूरी, ठीक है। इस टॉपिक पे एक किताब थी पूरी, रेडिएशन, जिसमें भी स्पेसिफिकली ब्लैक बॉडी, ठीक है। पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, वही वही आने वाला है अभी। ये आज तो नहीं आएगा, शायद कल वाली क्लास में वो भी शायद। हाँ यस सर पढ़ा है हाँ। कन्वेक्शन के बारे में सिर्फ आप नाम सुनोगे, कन्वेक्शन के बारे में कुछ खास नहीं बताना आपको। ये क्या बज रहा है? वही एम्बुलेंस टाइप का ही कुछ है। अच्छा, किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा, अभी देख लेते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है। इन दोनों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कंडक्शन, तो अब मैं पहला सवाल कंडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज कंडक्शन? कुछ भी जानते हो इसके बारे में? मैं एक बार देख के आता हूँ ये क्या सीन है। नहीं, दो सॉलिड्स के बीच में, ये दो सॉलिड्स के बीच में भी हो सकता है, लिक्विड के बीच में भी हो सकता है और गैस के बीच में भी हो सकता है।
होता है बेटा, फिजिक्स यही तो है। जहां पर तुम्हें लगेगा जो चीज़ नहीं हो सकती वहां पर वो निकल जाता है, होता है। तो होता है, यस, कंडक्शन पॉसिबल है। और कुछ? चलो इसको समझा कैसे गया, पहले ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे समझा गया कंडक्शन क्या है, ठीक है। ये वाला ही एग्जाम्पल स्टैंडर्ड है, आप लोगों ने बचपन की किताब में यही एग्जाम्पल पढ़ा होगा। एक रॉड ली, इस रॉड से एक दूसरी रॉड यहाँ पर बांध के फिक्स कर दी, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे मैच स्टिक वैक्स से चिपका दिए। मान लो तीन मैच स्टिक चिपका दिए, ए बी सी, ठीक है, वैक्स से चिपका दिए अपन ने। फिर यहाँ से मैंने इसको हीट देना शुरू किया। मैंने नोटिस किया थोड़ी देर बाद सबसे पहले सी वाला गिरा, फिर बी वाला गिरा, फिर ए वाला गिरा। मतलब यहाँ से इस तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था, और मैंने नोटिस किया ट्रांसफ़र हो रहा था। अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, एक साथ हीट मिलता था, तो तीनों एक साथ गिर जाते, पर वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। पहली बात मुझे ये समझ आई। दूसरी बात, कि लेट अस सपोज मैं एक रॉड ले लेता हूँ, ठीक है, एक रॉड ही लेते हैं और इसी में समझते हैं कि क्या हो रहा है। मैंने यहाँ से हीट देना शुरू किया। लेट अस सपोज इसका टेम्परेचर 10, 4 पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ए बी सी डी। इसका 10, इसका 5, इसका 0, इसका 0। मैं इस पॉइंट से हीट दे रहा हूँ कंटिन्यू, ये इसी रॉड के आगे वाली सिचुएशन है। फिर टेम्परेचर बढ़ाया, इसका हो गया, मतलब मैं हीट देते जा रहा हूँ 20, 15, 10, 5। आप बस इसे नोटिस करते रहना। फिर क्या हुआ, मैंने फिर से हीट दी और अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर पहुंचा 100, 95, 90, 85, और टेम्परेचर चेंज किया, लगभग पहुंचा 1200, 1195, 1190, 1185। लगभग ये आयरन का रॉड था मान लो, और इसका मेल्टिंग पॉइंट के आसपास पहुंच गए, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आगे फर्दर सिचुएशन में मैं और हीट देते जा रहा हूँ और इसका टेम्परेचर रहा 1200, 1195, 1190, 1185। ये क्या हुआ, देखो, या तो आप इसे समझ सकते हो कि अब ये फिजिकल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन के पास आने वाला है, तो अब ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, अब ये फिजिकल स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा, आप ऐसे समझ लो। बट एक्चुअली में यहाँ पर कहानी समझना, अच्छा, इनके आउटर जैकेट से कोई हीट नहीं निकल रही है ना, इसको सराउंडिंग से कोई हीट बाहर नहीं जा रही है, जो भी हीट जा रही है यहाँ से एंटर कर रही है। और देखो आप नोटिस करो, 5 के बाद जो बची हुई हीट थी वो आगे निकल गई। तो रियल में देखो हुआ क्या, शुरू से कहानी समझते हैं। यहाँ वाले हीट पार्टिकल को मैंने जैसे एनर्जी दी, ये एटम्स वाइब्रेट कर रहे थे। एटम्स खुद कैसे प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, अगर आप लोगों को पुराना लैटिस वाला चीज़ याद हो, मैंने जब समझाया था इलास्टिसिटी में लैटिस पढ़ाया था मैंने, किसी को याद है ये वाला एक सीन? स्प्रिंग से मैंने लगा रखा था एटम को, ये 6 साइड से स्प्रिंग से जुड़े हुए होते हैं एक तरह से, आप ये मान लो। वैसे रियल में तो कोई स्प्रिंग नहीं होता है, ये बॉन्ड होता है इनका,
जिसमें फिक्स हो जाते हैं, 6 हैं, 2 आगे पीछे, है ना। तो अब क्या हुआ, अचानक से ये वाला वाइब्रेट करने लग गया, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके वाइब्रेशन से इसमें भी धीरे धीरे वाइब्रेशन आएगी। क्या इसके जितनी सेम वाइब्रेशन आ जाएगी क्या? नहीं, कुछ कम आएगी। तो यही वाइब्रेशन की वजह से तो इसमें एनर्जी आई, और एनर्जी की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज। याद है टेम्परेचर क्या बोला था मैंने, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्या इसके एवरेज एनर्जी बढ़ने लग गई वाइब्रेशन से, तो ये 10 पहुंचा तो ये 5 पहुंचा। आगे वाले अभी भी 0 पे थे क्योंकि लगभग यहीं पे इसने एनर्जी खपा दी। फिर एनर्जी मिली, फिर इसने क्या किया, आगे पहुंचाया पहुंचाया पहुंचाया, और बची हुई एनर्जी को यहाँ से रिलीज कर दिया। ठीक है, पूरी एनर्जी इसने नहीं रखी, इसने कुछ कुछ एनर्जी अपने पार्टिकल्स को वाइब्रेशन पे देता रहा, बाकी की एनर्जी रिलीज कर दी। धीरे धीरे मैं और हीट देता गया तो और एनर्जी रखता गया रखता गया रखता गया, बाकी ट्रांसफर कर दी। लेकिन अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, अब ये मैक्सिमम वाइब्रेशन पे आ चुका है। तो अब ये क्या कर रहा है, जितनी भी हीट मिल रही है उसे डायरेक्ट ये सराउंडिंग में रिलीज कर रहा है। मतलब यहाँ पर जितनी भी हीट इसके पास आ रही है, एज इट इज अमाउंट ऑफ हीट ये बाहर निकाल रहा है। बात समझ आई? इससे पहले वाली सिचुएशन में क्या कर रहा था, कुछ पार्टिकल काम में ले रहा था, बाकी का रिलीज कर दे रहा था। पर यहाँ पर जितनी हीट मिल रही है उतनी ही हीट बाहर निकाल दे रहा है। इन दोनों स्टेट्स को कहा जाता है बेटा, ये होता है स्टेडी स्टेट ऑफ कंडक्शन, हीट ट्रांसफर, इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट। जब सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करने लग गया ये। और बाकी ये सारी सिचुएशन जो है ना बेटा, ये सब कहलाते हैं वेरिएबल स्टेट। ये सारे वेरिएबल स्टेट है, वेरिएबल स्टेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, वेरिएबल स्टेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। और ये क्या है, स्टेडी स्टेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर। दोनों में रीजन समझ आया क्या डिफरेंस है? कंडक्शन काम कैसे कर रहा था, एक मॉलिक्यूल अपना वाइब्रेशन दूसरे को ट्रांसफर कर रहा था, फिर वो अगला मॉलिक्यूल अगले को ट्रांसफर कर रहा था। पूरा ट्रांसफर नहीं कर रहा था, पार्शियली कम होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। तो जब तक ये कम होते जा रहे थे तब तक तो एनर्जी रखता गया रखता गया रखता गया, बट उसके बाद वो वापस मार्केट में रिलीज कर देता था। यही चीज़ हो रही थी यहाँ पर। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है ही नहीं। सबसे गंदा पार्ट यही है, वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या बेटा, ये आप समझ लो कि फिजिकल स्टेट चेंज होने से जस्ट पहले की कहानी है। ठीक है, जितनी हीट इसे मिली इसने उतनी की उतनी हीट रिलीज कर दी। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, स्टेडी स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर? हमें सिर्फ यही पढ़ना है। कोई आपत्ति? मतलब आधी झंझट तो यहीं ख़त्म हो गई। अब स्टेडी स्टेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में चीज़ें जानते हैं। तो बेटा ये Q किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखना शुरू किया। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू किन किन चीज़ों पे भाई, बोलो। वो वाला नहीं, ये हीट ट्रांसफ़र ऑफ कंडक्शन है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है एरिया पे, जितना ज़्यादा एरिया उतने अच्छे से हीट ट्रांसफ़र। मटेरियल पे जो करेगा वो कांस्टेंट आ जाएगा। हाँ, रेजिस्टिविटी थोड़ी है। पढ़ा है क्या तुमने टॉपिक पहले कभी? ये नहीं पढ़ा ना? हाँ, तो मैं ये देखा यार, तुम पहुँच तो बहुत आसपास गए, क्या हो गया? ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे, कितना टाइम लग रहा है उसे पास होने में। सीधे सीधे हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं अपन, ट्रांसफर की, हीट ट्रांसफर प्रोपोर्शनल टू टाइम। और भी किसी पे डिपेंड कर रहा है क्या? टेम्परेचर चेंज, चेंज इन टेम्परेचर। और बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द रॉड। अच्छा, पहली बात तो ये हीट का ट्रांसफर इसी तरफ क्यों हुआ, इस तरफ क्यों नहीं हो गया? ये सिर्फ उसी तरफ जाएगा जिस तरफ टेम्परेचर कम है।
यानी डेल्टा टी पे डिपेंडेंट था ये, ठीक है ना, तभी तो इस तरफ फ्लो करा इसने, वरना तो इधर फ्लो कर जाता, ठीक है, तो इस तरफ फ्लो कर रहा है इसी वजह से। टाइम मैंने बता ही दिया रीजन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सबको एक साथ रखा, कांस्टेंट लगाया, फटाफट लगा दूं, तो Q इज इक्वल टू बना K कांस्टेंट है, A डेल्टा T बाय L इंटू टी, ठीक है, डेल्टा T बाय L इंटू टी। एक बार इसको फटाफट फटाफट नोट कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा स्पीडली। हाँ, तुम लोग जहाँ से चाहते हो, तुम लोग को जहाँ से, तुम्हें ये तो पता हो वेरिएबल स्टेट होता क्या है, ये सब तो कहानी तुम लोग को नॉर्मल बच्चों वाली कहानी है, जल्दी नोट करो फटाफट फुल स्पीड में। हाँ, क्या हो गया? अच्छा एक काम करो ना, मैं क्यों ही नोट करवा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा, उससे कर लेना, कर लोगे? वो देखो आलसी हैं। अच्छा इसका फ़ोन वोन छीना हुआ है ना, तो वो भी गलत दे रखा है, मैं बात करूँगा। मान लिया मैंने। जिस दिन स्कूटी से गिरी थी ना, इसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, डॉक्टर ने बोला अच्छा हुआ सेफ है, चोट दिमाग मतलब सिर में लगी है, सिर में चोट लगी थी ना, बोला सेफ है। क्या हो गया, क्या हो गया? रेजिस्टिविटी नहीं, अच्छी बात है, पूछो बेटा। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ एल बाई ए हुआ करता था। चलो फटाफट इसको लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी लिख लिया। के के बारे में बता रहा हूँ अभी, के का नाम मैं बताऊंगा क्या लिखना है। इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। प्लीज जल्दी जल्दी करें, मुझे आज कुछ गजब की चीज़ बतानी है तुम लोगों को। इससे रिलेटेड अभी तुम लोग का दिमाग हिलेगा ना, सोचा नहीं था तुम लोगों ने ऐसा भी कुछ होगा थर्मोडायनामिक्स में, किसी ने सोची ना होगी, ऐसा था ना, किसी ने सोची ना होगी। थर्मल कंडक्टिविटी नाम लिखना है इसका, थर्मल कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस की वजह से सिग्नल पहुंच नहीं पा रहे हैं। चलो डन, फटाफट। देखो काव्या कोमल तो आपस में बात करने में लगे रहेंगे, इनकी तो कोई बात है ही नहीं, बाकी तुम लोग रेडी हो पढ़ने के लिए? हाँ, इन दोनों को करने दो बात। यहां पर K इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। यार इसको कंडक्टिविटी क्यों नाम दे दिया? कंडक्शन की वजह से। चलो जैसा मेरे दोस्त ने कहा मैंने मान लिया। एक काम करते हैं, एक अगला टॉपिक आता है उसको पढ़ते हैं फटाफट। हीट करंट फ्लो कर रहा था, हीट करंट को एक और नाम से जानते हैं रेट ऑफ फ्लो।
या फिर पावर, पावर भी तो बोल सकते हो, एच से नोट करेंगे इसे, पावर भी तो बोल सकते हो इसे। क्यों, बताता हूँ क्यों बोलते हैं पावर। तो H इज इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन टी, यानी कुछ नहीं, इस वाले टी को उठाकर इसके नीचे डिवाइड में डाल दो। क्या फॉर्मूला बचा, क्या फॉर्मूला बचा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, के ए डेल्टा टी बाय एल। हीट की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। अरे मैं बता ही रहा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, भूल गए तुम लोग। तो पावर ही तो है ये, इसलिए मैंने इसको पावर भी बोला, हीट करंट भी नाम दिया, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन के आया, मैं बड़ा खुश था, डीजे बजा के नाच रहा था। अच्छा, इस फॉर्मूले की मैं थोड़ी सी शक्ल चेंज करना चाहता हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा, बाद में बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ। डेल्टा टी अपॉन एल बाय के ए, ठीक है, मैंने ऐसे बदला इसे, बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों किया। वैसे बताने के लिए भी बहुत कुछ है, थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन, यूनिट और ये सब निकालनी पड़ सकती है, तो ये सब तो आप घर पे निकाल लोगे आज, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट और डायमेंशन निकालोगे, मैं कल कॉपी में चेक करूंगा, जो नहीं करेगा वापस भेज दूंगा घर पे, घर पे नहीं भेजूंगा सॉरी, नीचे बैठा के रखूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट एंड डायमेंशन निकालने हैं। अच्छा ये बताओ, हीट करंट के फ्लो होने का रीजन क्या था, चेंज इन टेम्परेचर, हीट करंट का, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का क्या कारण था। किसी ने बताया सर पोटेंशियल डिफरेंस था उसका रीजन। अच्छा चलो, इस वाले चैप्टर में ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक कहानी हुआ करती थी क्या, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर मैं बोल सकता हूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर, बोल सकते हैं ऐसा। तो यहां पर भी मेरे पास करंट की जगह कौन है, हीट करंट H, कैन आई से डेल्टा टी बाय जो भी है मेरे पास वो रेजिस्टेंस जैसा है, देखो जरा, करंट डिफरेंस, तो ये क्या हो गया, ऐसा रेजिस्टेंस हो गया। तो क्या मैं इसको फिलहाल हीट रेजिस्टेंस L बाई के ए बोल दूं, चलेगा, रेजिस्टेंस ऐसी शक्ल मिला रहा है, चलो मैं खुश हुआ। हीट करंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, मैंने एक बार के लिए नाम दिया, खुश हो गया मैं। फिर मुझे कहीं से याद है, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, आल इज इक्वल टू लॉ एल बाय ए, रटा था, यहां पर भी निकाल के देखें, आर इज इक्वल टू 1 अपॉन के एल बाय ए, याद करो ये 1 अपॉन रॉ को एक नाम देते थे अपन, सिग्मा, ये कहलाता था कंडक्टिविटी, ये सिग्मा कहलाता है कंडक्टिविटी, तो ये क्या कहलाता है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो दिस के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ये बात भी समझ में आई। तो बेटा एक और छोटी सी बात कर सकते हैं क्या, अगर यहां पर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते थे तो आप बोलते थे R1 प्लस R2, तो यहाँ पर भी अगर दो रॉड सीरीज में होंगे तो क्या उनके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, R1 प्लस R2, लेकिन सीरीज में होने के लिए वहाँ पर कंडीशन क्या थी, कोई कंडीशन नहीं थी, यहाँ कंडीशन होती है। दो रॉड सीरीज में सिर्फ तब माने जाएंगे जब दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, सेम, A1 इज इक्वल टू A2 हो, तो ही सीरीज में कहे जा सकते हैं। वहाँ पर पैरेलल में क्या बोलते थे, 1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यहाँ भी वही लगाने वाले हैं अपन। तो आर पैरेलल इज इक्वल टू, सॉरी
1 अपॉन आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन पैरेलल यहाँ पर कब बोलेंगे? जब दोनों रॉड की लेंथ बराबर हो। इस बार एरिया नहीं, लेंथ बराबर हो। देखो पैरेलल लगाने का तरीका वही है, एक दूसरे के नीचे। सीरीज में वैसे ही लगाते जैसे सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया करते थे, लेकिन सीरीज मानेंगे सिर्फ और सिर्फ तब जब एरिया सेम हो। पैरेलल कब मानेंगे? जब लेंथ दोनों की सेम हो, वरना नहीं मानेंगे अपन पैरेलल। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक? तो अब दोनों के लिए फॉर्मूला बना है प्रॉपर, ये वाला बनाओ फॉर्मूला। चलो, तो आर की जगह क्या आ जाएगा? एल बाई के रखें। तो ये सब तुम लोग को मैं लास्ट में टाइम दे दूंगा छापने का। पहले सीरीज वाले की कहानी खत्म करते हैं, फिर पैरेलल वाले पे आएंगे। सीरीज वाले के लिए कर रहा हूँ मैं सॉल्व। तो देखो आर सीरीज के लिए कुछ ऐसा होगा, दोनों रॉड्स, ये पहला वाला रॉड और ये दूसरा वाला रॉड, दोनों के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, लेकिन लेंथ अलग अलग हो सकती है, L1 L2। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। जैसे वहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालते थे वैसे यहाँ भी निकालेंगे। तो आप लोगों ने एक बात तो समझी कि सीरीज में जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ दो। तो जो नया इक्विवेलेंट होगा उसके लिए क्या बोलेंगे? L1 प्लस L2, नई लेंथ तो ये हो जाएगी L1 प्लस L2 अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू एरिया इज इक्वल टू L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A। देखो ए कॉमन आके कट गए, मुझे के इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको इधर भेज दो और इसको डिवाइड में ले आओ। तो के इक्विवेलेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया बच्चों, सम ऑफ द लेंथ डिवाइडेड बाय L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, अगर और होता L3 बाई K3 जोड़ते जाते। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारे लिए किसका फॉर्मूला बन गया? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड का। ठीक है, समझ आया हाँ या ना? पैरेलल का भी बनाऊं फटाफट? सोचा था कभी ये थर्मोडायनेमिक्स में सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा? बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ दोनों सेम आ गए तो किस्मत है, अच्छी चीज़ है, आने तो क्या दिक्कत है? नहीं तो बेटा वो लगा कनेक्शन करोगे ना, ऐसे कनेक्शन, ये सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज वाला हो गया। अब पैरेलल वाला करें फटाफट, उसके लिए भी निकाल देता हूँ। ऐसा तो नहीं मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, समझ में नहीं आ रहा किसी को? आ रहा है ना समझ में सबको? तो पैरेलल की कहानी में क्या हो जाएगा बेटा? देखो रेसिप्रोकल करके जोड़ना है इस बार सबके लिए। तो रेसिप्रोकल करोगे तो ऊपर आएगा के और नीचे आएगा एल। तो मैं इसके लिए क्या बोल सकता हूँ? पहले तो कॉम्बिनेशन देखो, ये कुछ ऐसा होगा, ये पहला रॉड और ये दूसरा रॉड, दोनों की लेंथ सेम होगी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा। तो जो नया बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी? L बाय के इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू L बाय K1 A1 प्लस L बाय K2 A2। देखो L गुजर गए, कट गए। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी उल्टा कर दिया बेटा, सॉरी। यहाँ पर के इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 अपॉन L इज इक्वल टू K1 A1 बाई L प्लस K2 A2 बाई L। देखो L कट गए, यानी के इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है? K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, बस। तो ये टोटल एरिया निकाल दें यहाँ पर, तो ये क्या निकल के आया? के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। वैसे मैं इसको प्रूफ भी कर सकता था पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, ठीक है, पर मुझे लगा नीड नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही समझ लो, वही काफ़ी है। ठीक है, आई गेस समझ में आया सबको? विजिबल? नोट करो, यहाँ पर कंडक्शन समाप्त होता है। मेरे लिए आज मेरी तरफ से फ्री हो आप लोग, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बड़ी जल्दी मैंने पढ़ा दिया है टॉपिक, मुझे लगा टाइम लगेगा, फास्ट पढ़ा रहा था।
हाँ